धीरे धीरे ही सही किंतु आगे बढ़ते रहना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 15 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन भी पूछाएंगे, तो आप इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देना है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए आप जो है साथ में 2019 का और 2020 का, ठीक है, ये सारे पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं मंथली करंट अफेयर वाले। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक दी गई है। देखिए मैं पिछले 5 सालों से इस चैनल पे करंट अफेयर आपको पढ़ा रहा हूँ। 2017 से ही आपको जो है डेली के हर रोज के करंट अफेयर जो है आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप पूरा देख के उसका लाभ ले सकते हैं। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो देखिए ये प्लेस आपका पटना है। और आपको बता दूं पटना जो है ये बिहार की राजधानी है, ये सबको पता होगा। देखिए जो आपका ये अनुसंधान केंद्र है ये आपका पटना विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित किया जाएगा गंगा के तट पर। क्योंकि ये डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, गंगा में। देखिए डॉल्फिन के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन सबसे बढ़िया रख लीजिए कि भारत और एशिया का, ठीक है, यानी कि भारत के साथ साथ एशिया का ये पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र होगा, जिसको जो है पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा के तट पर बनाया जाएगा। देखिए विशेषज्ञों की टीम के द्वारा गंगा नदी में 2018-19 में एक सर्वे किया गया था और बताया गया था कि गंगा में जो है वर्तमान में कुल 1455 डॉल्फिन देखी गई हैं। और देखिए जो गंगा की डॉल्फिन है इसके बारे में खास बातें हैं जो आपको एक नंबर दिलाएगी कि इसको जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर माना जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर कौन है, तो ये आपका है गंगा डॉल्फिन। और जो गंगा डॉल्फिन है देखिए इसको एक लुप्तप्राय जलीय जानवर घोषित किया गया है और ये दुनिया की 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। तो आपने गंगा के डॉल्फिन की तो बात मतलब यहाँ पे मतलब बारे में जानकारी ले ली है। तो बाकी 3 प्रजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, बाकी 3 डॉल्फिन की प्रजातियाँ यांगजी नदी, पाकिस्तान के सिंधु नदी में और विश्व स्तर पर अमेजन नदी में पाई जाती हैं। तो 4 जगहों पे ये डॉल्फिन की प्रजातियां पाई जाती है, मैंने आपको बता दिया। याद रखिएगा कि भारत और एशिया का जो पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है ये पटना विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित होगा। दूसरा प्रश्न है कि द ग्रेट बिग लायन नाम की पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए द ग्रेट बिग लायन नाम की पुस्तक को लिखा है एक बच्ची हैं क्रिसिस नाइट। बहुत कम उम्र में इन्होंने जो है पुस्तकें लिखना स्टार्ट कर दिया था। देखिए जब पुस्तक आपकी है द ग्रेट बिग लायन, ये किताब एक शेर और 2 बच्चों की कहानी है। इस पुस्तक में दोस्ती, समावेशिता, वन्य जीव संरक्षण और कल्पना की दुनिया के बारे में बात की गई है। और इस पुस्तक को पब्लिश किया है बहुत ही फेमस पब्लिशर है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, ठीक है। तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के पफिन छाप द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया गया है, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। और जो आपकी क्रिसिस नाइट हैं जो कि वर्तमान में कनाडा में रहती हैं, इन्होंने 1 साल की उम्र में पढ़ना सीखा था और 3 साल की उम्र में इन्होंने अपनी नोटबुक में इस पुस्तक द ग्रेट बिग लायन की कहानी को लिखना शुरू कर दिया था। देखिए 3 साल के बच्चे किताब लिख रहे हैं और 30 साल के बच्चे अभी जो है नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये होता रहता है, आपको जैसा माहौल मिलेगा आप वैसे ही करेंगे। देखिए हमारे गांव में क्या होता है कि वहाँ पे सुविधाओं की कमी होती है, संसाधनों की कमी होती है, तो वहाँ के बच्चे थोड़ा सा देरी से सीखते हैं। लेकिन शहरों के बच्चे जो होते हैं वहाँ पे वो चारों तरफ से संसाधनों से घिरे होते हैं, उनको हर चीज़ जो है एक स्टेप पे मिल जाती है। जैसे उनके घर में अच्छा इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें जो है उनके आसपास दिखेंगी। गांव में क्या होता है, गांव के बच्चों को थोड़ा सा सुविधाओं का अभाव होता है। सबसे बड़ी समस्या समय से बिजली आए या ना आए। अभी तो देखिए आप पता नहीं कहाँ कहाँ से हैं, राजस्थान से बहुत सारे लोग हैं, एमपी से हैं, मतलब भारत के हर राज्य से इस चैनल पे जुड़े हुए हैं। तो कहीं पे लाइट की समस्या है, कहीं पे पानी की समस्या है, कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, कहीं इंटरनेट ही नहीं चलता है। तो इन सभी समस्याओं का गांव के बच्चों को सामना करना पड़ता है। इसीलिए सुविधाओं के अभाव में वो बहुत कम जो है मानसिक रूप से ग्रोथ कर पाते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे तैयारी करने के लिए कहाँ पे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, पटना जाते हैं और राजस्थान के कोटा, मतलब ऐसे जो मेन सिटीज़ हैं जहाँ पे एजुकेशन हब है वहाँ पे जाते हैं ताकि अपने आप को इम्प्रूव कर सकें।
तो ये सच्चाई है। मैंने भी खुद जो है गोरखपुर से जाकर इलाहाबाद लखनऊ में खुद को इम्प्रूव किया। तीसरा प्रश्न है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा। देखिए इस प्रश्न को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग कर लीजिएगा। देखिए जितने भी चैंपियनशिप होने वाले हैं आगामी, ठीक है, कौन कहाँ पे आयोजित होगा, तो उसको जो है आप एक पेज पे नोट कर लीजिए और एग्जाम देने के पहले उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की। इसकी मेजबानी भारत में की जाएगी। ये दूसरी बार होगा जब भारत जो है ये प्रीमियर टूर्नामेंट यानी कि जो आपका विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है इसकी मेजबानी करेगा, जो कि ओलंपिक वर्ष को छोड़कर हर साल आयोजित किया जाता है। आपको बता दूं जो आपका विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है ये पहली बार 2009 में हैदराबाद में जो है भारत ने इसकी मेजबानी की थी। यानी कि पहली बार हैदराबाद में भारत में आयोजित हुआ था। और ये दूसरी बार जो है कहाँ पे आयोजित होगा इसका प्लेस मैं आपको बाद में बताऊंगा जब अनाउंसमेंट हो जाएगा। अभी जानिए कि भारत 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और ये खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है कि भारत में इसको कहाँ पे आयोजित किया जाए। देखिए जो आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है जिसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, पाल एरिक होयर लार्सन। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मलेशिया के कुआलालंपुर में। और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को की गई थी। देखिए जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं उनमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। और जितने भी देखिए अन्य एग्जाम हैं, कोई भी एग्जाम हो उसमें दो तीन चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि कौन सी संस्था का मुख्यालय कहाँ पे है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मलेशिया के कुआलालंपुर में। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसे 2021 के बहरीन केरलिया समागम के साहित्य पुरस्कार से के लिए चुना गया है। तो देखिए जो आपका बहरीन केरलिया समागम है इसके साहित्य पुरस्कार के लिए भी हाल ही में ओम चेरी एन पिल्लई को चुना गया है। और आपको बता दूं जो आपके ओम चेरी एन पिल्लई हैं भारत के ये प्रसिद्ध पत्रकार और नाटककार हैं। इनको इस पुरस्कार स्वरूप जो है क्या दिया गया है, 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र। और आपको बता दूं जो आपके ओम चेरी एन पिल्लई हैं ये मलयालम भाषा और साहित्य में समग्र रूप से इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए जो है इनको ये पुरस्कार यानी कि बहरीन केरलिया समागम पुरस्कार से जो है इनको सम्मानित किया गया है। पांचवा प्रश्न है हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध पेशेवर पहलवान पाल ओर्नडोर्फ का निधन हो गया, जो कि अपने उपनाम मिस्टर वंडरफुल के नाम से जाने जाते थे। तो देखिए जो आपके अमेरिका के मिस्टर वंडरफुल थे यानी पाल ओर्नडोर्फ थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और जो आपके अमेरिका के प्रसिद्ध पेशेवर पहलवान थे पाल ओर्नडोर्फ, ठीक है, तो ये 1980 के दशक में पेशेवर कुश्ती के सबसे बड़े सितारों में से एक थे और विश्व कुश्ती महासंघ और विश्व चैंपियनशिप कुश्ती में अपनी उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध थे। देखिए ये 2000 में जो है कुश्ती से इन्होंने जो है रिटायरमेंट ले लिया था और इनको 2005 में WWE हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। किसको, पाल ओर्नडोर्फ को। और छठा प्रश्न की हाल ही में भारतीय नौसेना को किस देश की एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त हुआ। तो आपको बता दूं अभी हाल ही में भारतीय नौसेना को जो है अमेरिका की एक एरोस्पेस कंपनी है बोइंग, इससे 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त हुआ। देखिए सबसे पहली बार 2009 में जो है टोटल 8 P-81 विमानों के लिए भारत ने अमेरिका की कंपनी बोइंग के साथ समझौता किया था। बाद में भारत ने सोचा कि कुछ और भी विमान आ जाए तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए। उसके बाद फिर जो है 2016 में जब मोदी जी अमेरिका गए थे उन्होंने कहा कि भैया 4 और P-81 विमान हमको दे दो। तो टोटल ये अनुबंध 12 का हो गया। और देखिए अभी तक जो है टोटल 10 P-81 विमानों की डिलीवरी हुई है और 10वीं की डिलीवरी अभी हाल ही में इसी महीने में हुई है। बाकी जो 2 विमान हैं इनकी आपूर्ति जो है ये 2021 की अंतिम तिमाही में यानी कि जो आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2021 होगा। तो इन तीनों महीने में जो है कभी भी किया जा सकता है। देखिए P-81 के बारे में बात करें तो P-81 लंबी दूरी की समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान है और अमेरिकी नौसेना के द्वारा उपयोग किया जाता है इसको। और ये अमेरिकी नौसेना के द्वारा उपयोग किए जाने वाले P-84 का एक वेरिएंट है। यानी कि देखिए P-84 विमान जो है उसी की एक कॉपी कह सकते हैं इसको हम। ये विमान दिखता कैसे है, देखिए ये विमान कुछ इस प्रकार से दिखता है P-81, ठीक है। तो ये अमेरिका की नेवी अभी यूज़ करती है, उसी का एक वेरिएंट है ये। और भारत इस विमान के लिए बोइंग का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक भी था। यानी कि जब ये विमान बोइंग कंपनी ने बनाया तो उसके बाद भारत ने सबसे पहले इसको खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया।
और भारतीय नौसेना जो है इसने 2013 में पहला P-81 विमान प्राप्त किया था 2009 की डील के बाद, ठीक है। यानी कि 9 में हमारा पहला डील हुआ 8 विमानों का, और 13 में हमें पहली डिलीवरी मिली थी P-81 विमानों की, और इसको जो है नौसेना में भी उसी समय शामिल कर लिया गया था। और जो 9वां P-81 विमान है ये 2020 में मिला था, और 10वां अभी कब मिला है, जुलाई 2021 में। सारा इतिहास मैंने आपको बता दिया है। कंपनी जो आपकी बोइंग है जो ये P-81 विमान बनाती है, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, बोइंग कंपनी का जो है मुख्यालय अमेरिका के शिकागो में है। ये दुनिया की सबसे एक तरीके से कहा जाए बड़ी कंपनियों में से एक है जो विमानन कंपनी है, यानी कि एरोप्लेन्स वगैरह बनाती है। बोइंग की स्थापना 15 जुलाई 1916 को हुई थी, और इसके अध्यक्ष और CEO हैं डेविड एल कैलहॉन। देखिए, 1916 में तो हमारा देश गुलाम था, उस समय बहुत सारे गांधी जी के आंदोलन भी नहीं हुए थे। तब अमेरिका, देखिए अमेरिका सबसे पहले आज़ाद हुआ, और इसीलिए अमेरिका ने सबसे तेज़ी से विकास किया, और इसीलिए दुनिया का एक तरीके से कहा जाए सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था कौन है, अमेरिका है। सातवां की हाल ही में भारत ने किस देश में भीम UPI QR आधारित भुगतान शुरू किया। तो देखिए, भारत ने भी हाल ही में, जो भूटान देश है, ठीक है, तो भूटान में जो है भीम UPI QR यानी कि क्विक रिस्पॉन्स, देखिए QR कोड क्या होता है आपने देखा होगा, ऐसे 4 कोण का जो है एक स्क्वायर होता है, उसमें ऐसे कुछ स्पॉट्स वगैरह बने होते हैं बहुत सारे, तो आप इसको स्कैन करते हैं, इसको कहते हैं हम क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है, QR कोड ये होता है। तो उसमें स्कैन करने के बाद सारी डिटेल्स आ जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो कैप्चर करने के बाद इमेज जो है सारा चीज़ हो जाता है। जैसे पेमेंट करने वाला QR कोड है, तो आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं पेटीएम से। आपने देखा होगा, मतलब आपको लॉकडाउन में बहुत सारे जगहों पे दिखा होगा ये चीज़। तो भीम UPI QR आधारित भुगतान शुरू किया गया है भूटान में, भारत के द्वारा अभी हाल ही में। देखिए, भूटान जो है इसकी कैपिटल थिम्पू है, पॉपुलेशन 7.63 लाख है। भूटान के किंग है कौन, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग। 8वां की जुलाई 2021 में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। देखिए, एक रिकॉर्ड रहा है अब तक, महात्मा गांधी की प्रतिमा जिस देश में भी स्थापित होती है, तो एग्ज़ाम में एग्जैक्ट पूछ लेता है कि कहाँ पे किस महीने में किसने जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। क्योंकि इससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी जो है जब भी विदेश जाते थे, तो दक्षिण अफ्रीका और बहुत सारी जगहों पर इन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था, वो एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो अभी रिसेंटली एक देश है जॉर्जिया, ठीक है, तो जॉर्जिया में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अभी हाल ही में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। एग्जैक्ट प्लेस क्या है जॉर्जिया में, देखिए हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने जॉर्जिया में एक प्रमुख लिविस्सी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। आपको बता दूं, जो आपका पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया का कटाव है, उस पर जो है स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश जो आपका जॉर्जिया है। तो जॉर्जिया की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान जयशंकर ने भारत के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की, और 17वीं शताब्दी की सेंट क्वीन केटेवा के अवशेष भी जो है जॉर्जिया को सौंपे। देखिए, आपको बताऊं, जो आपका जॉर्जिया देश है, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, इराकली गैरीबाशविली, और यहाँ की राजधानी है लिविसी, मुद्रा है जॉर्जियाई लॉरी। 9वां प्रश्न की हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में एक शोध आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। तो देखिए, जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने हाल ही में गुजरात में स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में एक शोध आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। देखिए, फोरेंसिक लैब में होता क्या है, आपने अगर टीवी सीरियल्स वगैरह देखे होंगे, CID वगैरह, या फिर आपने कुछ जासूसी वाली मूवीज देखी होंगी, तो जो फोरेंसिक लैब होता है वहाँ पे आपने देखा होगा, अगर किसी क्रिमिनल ने जो है किसी का मर्डर कर दिया है, किसी की हत्या कर दी है, तो उस हत्या वाले स्थान पे पूरी तलाशी ले जाती है। वहाँ पे अगर किसी का टूटा हुआ बाल मिल गया, और चमड़े का, देखिए आपने जैसे मान ली देखा होगा, 2 लोग लड़ते हैं, तो किसी का शरीर जो है कहीं स्क्रैच आ जाता है, चमड़ा छिल जाता है, तो उसके अगर अवशेष मिल जाते हैं, मतलब शरीर का कोई भी ऐसा पार्ट मिल जाए जिससे हम DNA एक्सट्रैक्ट कर सकें, तो उससे जो है DNA एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जिन जिन पे शक होता है, रामू, बबलू, पिंटू, पप्पू, मतलब उन सभी को खड़ा करते हैं कि यार इसने हत्या की होगी, ऐसी संभावना है, तो सबके DNA से मैच कराते हैं, और ये सैंपल जिससे मैच कर जाता है वो अपराधी होता है। तो ऐसे फोरेंसिक लैब में जो है टेस्टिंग होती है। तो गुजरात के गांधीनगर में स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में अनुसंधान आधारित उत्कृष्टता केंद्र में जो है भारत के विभिन्न हिस्सों और इसके मार्गों में जब्त दवाओं, नशीले पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण में जो है
ये केंद्र मदद करेगा। साथ में मैंने आपको बता ही दिया फोरेंसिक लैब में होता क्या है, वो सारी चीज़ें जो है राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में जो है की जा रही हैं। 10वां प्रश्न की हाल ही में 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के किस पूर्व क्रिकेटर का हाल ही में हार्ट अटैक से निधन हो गया। तो देखिए 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के जो हिस्सा थे यशपाल शर्मा जी, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है आपको, यशपाल शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है। देखिए जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा, इन्होंने 37 टेस्ट मैच 42 वनडे में भारत का लीडरशिप किया। ये एक मध्य क्रम के बल्लेबाज थे जो 1970 और 80 के दशक के दौरान खेलते थे। पंजाब में इनका जन्म हुआ था और पंजाब में जो है जन्मे जो आपके यशपाल शर्मा हैं, इन्होंने रणजी में पंजाब, हरियाणा और रेलवे सहित 3 टीमों का लीडरशिप किया था। 11वां प्रश्न की हाल ही में कौन 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। देखिए नेपाल के प्रधानमंत्री तो ऐसे बदल रहे हैं जैसे आदमी नहाने के बाद अंडरवियर चेंज करता है, मतलब यार हर हफ्ते महीने में तो 3 बार प्रधानमंत्री चेंज हो रहा है। देखिए नेपाल में क्या है, राजनीतिक अस्थिरता है। तो अभी देखिए एक बार फिर से अपडेट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, अगर आपने नोट किया होगा कि नेपाल के पीएम कौन है। देखिए अभी हाल ही में 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं शेर बहादुर देउबा, और ये बहुत जल्दी जल्दी पीएम बने हैं। मैं आपको बताता हूँ कब से कब तक। देखिए ये सबसे पहले जो है 1995 में पीएम बने थे। 1995 में मतलब सितंबर 1995 से मार्च 1997, यानी कि लगभग 2 साल के लिए पहली बार पीएम बने। उसके बाद जुलाई 2001 से 2002 तक फिर 1 साल के लिए लगभग ये पीएम बने, और उसके बाद फिर 2004 से 2005 तक फिर 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बने। फिर 2017 से 18 तक ये पीएम थे। उसके बाद फिर केपी शर्मा ओली यहाँ राज कर रहे थे, लेकिन केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई हाल ही में, और फिर वो भी जो है 2-3 बार बीच में पीएम बने, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि नहीं, केपी शर्मा को हटाओ कार्यवाहक पद से, और शेर बहादुर देउबा उसके बाद फिर जो है अभी रिसेंटली 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। देखते हैं ये कितने महीने कितने साल तक टिकते हैं इस पद पर। 12वां प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिताओं को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो देखिए जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं दीपक काबरा। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए दीपक काबरा जो है ये 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक खेलों में पुरुषों की कलात्मक जिम्नास्टिक की भूमिका को निभाते नजर आएंगे। ठीक है, तो जिम्नास्टिक प्रतियोगिता जो होने वाली है टोक्यो ओलंपिक में, वहां पर जो है ये जज के रूप में कौन काम करेंगे, दीपक काबरा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, बताइए। देखिए जो 2019 वाला मैंने आपको ईयरली पीडीएफ फ्री किया है, तो ये पूरा ईयर का यानी कि पूरे 1 साल का टॉप 1500 करंट अफेयर का पीडीएफ है। इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, फ्री कर दिया मैंने इसको। 2019 के साथ साथ 2020 का जितना भी करंट अफेयर है, ठीक है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, ये भी फ्री कर दिया मैंने, इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। सारा डाउनलोड करके पढ़ लेंगे तो आपके 2-3 साल के जो घटनाक्रम है वो दिमाग में रिवाइज हो जाएंगे, और इससे जो है ये होगा फायदा कि आपके जो आगामी परीक्षाएं, ठीक है। देखिए आजकल एग्जाम में पहले था कि पहले 6 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता था, फिर 1 साल का हो गया, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि 2-3 साल में जितनी घटनाएं हुई है पिछले, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें पूछते रहता है। और कुछ ऐसी योजना है जो 2019 में लॉन्च हुई वो पूरी ज़िंदगी भर पूछी जाएंगी। 2020 में कुछ योजनाएं लॉन्च हुई वो भी ज़िंदगी भर पूछी जाएंगी। 2021 का भी वही हाल है, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनका डेट, टाइम, सारी चीज़ें, और योजना का लक्ष्य क्या है, उसका टारगेट ईयर क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो जितना ही पढ़ेंगे उतना ही कम है। एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको जो है इस समंदर में जो है डुबकी लगानी पड़ेगी। तो 2019, 20, 21 जितना पीडीएफ उसको जितना ही पढ़ेंगे उतना ही आपके पास नॉलेज बढ़ जाएगा। तो प्रश्न क्या था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, बताइए। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाली दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, बताइए। और तीसरा प्रश्न है आपके लिए कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में कितनी जनसंख्या कुपोषण का शिकार हुई, बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति शुरू 2021 में जो है किस वर्ष तक जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता लाने की घोषणा की गई है, बताइए। देखिए उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या नीति है ये बहुत ही पॉपुलर है, इसके बारे में सभी जानते होंगे कि भाई 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, और साथ में आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है, यूपी में।
पांचवा प्रश्न आपके लिए, द स्ट्रगल विद इन अ मेमोर आप इमरजेंसी नामक पुस्तक को किसने लिखा, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए पहला प्रश्न था कि कोपा अमेरिका 2021 का फुटबॉल खिताब किसने जीता है, तो इसको अर्जेंटीना ने जीता है। और दूसरा था कि हाल ही में ट्विटर ने किस व्यक्ति को भारत के लिए अपना निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, तो देखिए इनका नाम है विनय प्रकाश। और तीसरा था कि पोलैंड में भारत की नई राजदूत कौन बनी है, तो इनका नाम है नगमा मलिक। और चौथा था कि यूरो कप 2020 का खिताब किसने जीता है, तो इसको इटली ने जीता है। और पांचवा था कि विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है, तो इसको समीर बनर्जी जी ने जीता है। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के वीडियो में, और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।